अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और ये है वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, समझने का एक अलग जाविया। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले सबसे अहम इवेंट की, और ये अहम इवेंट है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। एक मुद्दत के बाद पाकिस्तान में सिफारती हवाले से हलचल होती हुई दिखाई दे रही है और सिफारती सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं, जो कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की से भी जुड़ी हुई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही हमने देखा कि सऊदी तिजारती वफ्द पाकिस्तान आया था और सरमायाकारी के बड़े मंसूबों पर दस्तखत किए गए थे, और अब रवां हफ्ते शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। तवील अरसे से सियासी और सिफारती साजिशों के शिकार पाकिस्तान को इस बासर तंजीम के सरबराही इजलास का एजाज़ मिला है और पाकिस्तान SCO के रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल CHG के 23वें इजलास की मेज़बानी करेगा। 15 और 16 अक्टूबर 2024 तक इस्लामाबाद में ये मामला होगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब CHG के मौजूदा चेयरमैन की हैसियत से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के मौके पर दौरे पर आए हुए वफूद के सरबराहान से अहम दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म के अलावा ईरान के पहले नायब सदर और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। इस समिट में मंगोलिया के वज़ीर आज़म बहैसियत मुबस्सिर शिरकत करेंगे और इसके अलावा तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे और वो बतौर मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। एक और अहम बात यह है कि अफ़गानिस्तान को दावत नहीं दी गई है और अफ़गानिस्तान का वफ़द इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान 7 जून 2012 को शंघाई ताउन तंजीम का ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल उसने किया था और सितंबर 2021 से उसकी जो रुकनियत है वो गैर फ़ाल है। पाकिस्तान जून 2017 में SCO का रुकन बना था। 2005 से 2017 तक उसे SCO में मुबस्सिर रियासत का दर्जा हासिल रहा और SCO के साथ पाकिस्तान की वाबस्तगी निस्बतन नई है, लेकिन SCO के रुकन ममालिक के साथ उसके बहुत देरीना ताल्लुकात हैं। इवेंट और पाकिस्तान की बेऐब मेज़बानी पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी और इलाकाई राब्तों का रास्ता खोल सकती है। ताहम इसकी खातिर हुकूमत और अपोजिशन जमातों को एक पुरसुकून फ़िज़ा कायम करना होगी। SCO समिट के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं, जबकि सरबराही इजलास से कबल शहर में पाकिस्तान फ़ौज के दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। इस इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद ही बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत ने इसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। जयशंकर की शिरकत के ऐलान के बाद दुनिया भर की नज़रें इस इजलास पर हैं, क्योंकि इस इजलास के दौरान होने वाली बैकडोर मुलाकातें पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ़ पिघला सकती हैं। इस हवाले से हम मज़ीद अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा नज़र डालते हैं दुनिया भर से कुछ अहम पर। और सबसे पहले हम आपके सामने बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके हवाले से एक अहम ख़त लिखा गया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इज़राइल ने उनको एक ऐसे शख्स का रुतबा दे दिया है जो कि इज़राइल की नज़र में बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है, और इज़राइल ने ये बात भी कही है कि वो इज़राइल में दाखिल नहीं हो सकते एंटोनियो गुतेरेस जो हैं। लेकिन अब इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक ने एक ख़त लिखा है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के इज़राइल में दाखिले पर पाबंदी और उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देने के इक़दाम की मज़म्मत में अक़वाम मुत्तहिदा के 105 रुकन ममालिक ने ख़त पर दस्तखत कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भरपूर हिमायत में तहरीर करदा इस ख़त में एंटोनियो गुतेरेस के इसराइल में पाबंदी के इसराइली फ़ैसले पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया गया है। ख़त में यह भी कहा गया है कि इस तरह के इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन और आलमी इदारे के सालसी किरदार और इंसान दोस्ती से मुताल्लिक उमूर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ख़त पर दस्तखत करने वाले ममालिक ने सेक्रेटरी जनरल और उनके उमूर की भरपूर हिमायत का ऐलान भी किया है और उनके ओहदे का एहतराम करने का मुतालबा भी किया है। इसराइल के इस इक़दाम की मज़म्मत में पेश किए गए ख़त में अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गई है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है कि जिसने इस ख़त पर दस्तखत नहीं किए हैं और वो मुल्क है भारत। जी, भारत ने इस ख़त पर दस्तखत नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं जी अमन के नोबेल इनाम की। नोबेल इनाम मिलने का सिलसिला जारी था।
अमन का नोबेल इनाम, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें होती हैं, जमी होती हैं नज़रें, और लोग देखना चाहते हैं कि ये इनाम किस मुल्क को और किस शख्सियत को जाएगा। जापान में इस मरतबा एक ऐसी तंजीम को सिलेक्ट किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और उसे ये अमन का जो नोबेल इनाम है वो दिया गया है। इस बार अमन का नोबेल इनाम अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमला किया था उसमें बच जाने वाले जापानियों की तंजीम के नाम किया गया है, और निहोन हिदानकियो ये इस तंजीम का नाम है। और ये इनाम बेसिकली जौहरी हथियारों के फैलाव के ख़िलाफ़ इस तंजीम की कोशिशों के एतराफ़ में दिया गया है। ये तंजीम बेसिकली उन लोगों की नुमाइंदगी करती है जो कि उन एटम बम के हमलों में बच गए थे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एटम बम और उस तरह के जो एटॉमिक हथियार हैं उनके ख़तरात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और उनकी कोशिशों का मकसद न सिर्फ जापान बल्कि आलमी सतह पर जौहरी हथियारों की मौजूदगी के ख़िलाफ़ शऊर उजागर करना है। तो उनको रिकग्नाइज़ किया और उन्हें ये अमन का नोबेल इनाम दिया गया है। एक और मुल्क पर नज़र डालते हैं, और ये मुल्क है जी अफ्रीका का मुल्क कैमरून। कैमरून में क्या हुआ है जी, कैमरून के सदर बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब उनकी बीमारी के हवाले से कुछ ख़बरें और सोशल मीडिया पर कयास आराइयाँ जारी थी, तो इस हवाले से कैमरून की जो हुकूमत है उसने एक फ़ैसला किया है। कैमरून ने बेसिकली अपने 91 साला सदर की सेहत से मुताल्लिक़ कयास आराइयों पर पाबंदी लगा दी है, और इस पाबंदी का फ़ैसला सदर पॉल बिया की मौत की अफवाहों के बाद किया गया है। बेसिकली कैमरून के सदर से मुताल्लिक तवील अरसे से किसी भी अवामी तकरीब में चूँकि उन्होंने शिरकत नहीं की थी, तो उसकी वजह से उनके हवाले से ये गुमान किया जा रहा था कि वो फौत हो चुके हैं, जिसके बाद अब कैमरून की वजारत दाखिला ने इसे कौमी सलामती का मसला करार दिया है, और सदर पॉल की सेहत से मुताल्लिक मीडिया पर गुफ्तगू करने से मुताल्लिक पाबंदी लगा दी गई है। और ये पाबंदी बुनियादी तौर पर मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी है, यानी सोशल मीडिया पर भी आप इस तरह की कोई अफवाह नहीं फैला सकेंगे। अब इसकी जो निगरानी है वो मकामी गवर्नर्स की सरबराही में मॉनिटरिंग कमेटीज़ करेंगी, वो कमेटीज़ बना दी गई हैं। पाबंदी की अगर खिलाफ वर्जी, तो फिर उस सूरत में जिस भी शख्स ने यह खिलाफ वर्जी की तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। और सदर पॉल बिया ये 1982 से कैमरून के इक़्तिदार पर विराजमान हैं, और पिछले कई साल से ये जेनेवा के एक 5 स्टार होटल में मुकीम हैं, वहाँ से वो निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। जी, एक ख़बर आपको हम और देते हैं, और वो ख़बर है जी भारत से। और भारत में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है, एक कत्ल हुआ है। उस कत्ल के हवाले से हम आपको बताते हैं कि ये कत्ल किसका है, और इस कत्ल के हवाले से अब क्या तशवीश हो रही है। जो तफ्तीश है वो जारी है। भारत के शहर मुंबई में गैंग वॉर एक बार फिर सर उठाने लगी है। एक बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में उनके बेटे के दफ्तर के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर रहे हैं ये बाबा सिद्दीकी को मुसल्लम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था, और उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जो पुलिस है उसके मुताबिक हमला आवरों ने बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे ज़ीशान के दफ्तर के करीब निशाना बनाया। 6 गोलियां उनको लगी, जिसमें से एक उनका साथी भी ज़ख्मी हुआ। 2 अफराद को अब इस पूरी सूरत हाल में गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश और दूसरे का ताल्लुक है हरियाणा से, जबकि तीसरा जो मुलजिम है वो फ़रार हो गया। बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट से 3 मरतबा रियासत महाराष्ट्र के रुकन असम्बली मुंतखब हुए, और 48 बरस तक वो कांग्रेस से मुंसलिक रहे। ताहम इस बरस फरवरी में उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप में वो शामिल हो गए थे। और बाबा सिद्दीकी बेसिकली पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी मकबूल थे, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए वो हर साल इफ्तार पार्टी एक देते थे। वहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स आते थे। सलमान खान और शाहरुख खान की जो एक फ़ेमस लड़ाई थी उसकी सुलह भी इन्होंने ही करवाई थी अपनी इफ्तार पार्टी में। और जब फायरिंग की इत्तला मिली तो सलमान खान, संजय दत्त ये स्टार्स जो थे वो फ़ौरन अस्पताल पहुँच गए थे। और एक अहम ख़बर हम आपको दें, बेसिकली ये ख़बर एक इवेंट से जुड़ी है, और इस इवेंट का ताल्लुक़ है सऊदी अरब से। और सऊदी अरब में
एक फेस्टिवल चल रहा है। वो फेस्टिवल क्या है भाई? कई तब्दीलियां आ रही हैं सऊदी अरब में, और एक तब्दीली ये है कि सकाफ़त और आर्ट्स का वहाँ पर फ़रोग़ हो रहा है। और इस सिलसिले में वजारत सकाफ़त की जानिब से रियाद में सऊदी फ़िल्म कॉन्फ्लेक्स के नाम से एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। उसमें मिडल ईस्ट और दुनिया भर से कई ममालिक शिरकत कर रहे हैं। और इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं, हमारे जो नुमाइंदे रियाद में मौजूद हैं इमरान, उनसे हम बात करते हैं। इमरान एवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी इमरान, बताइएगा इस फेस्टिवल के बारे में। जी, इस वक्त सऊदी के शहर रियाद में सऊदी फिल्म कॉन्फ्लेक्स चल रही है, जिसपे मिडिल ईस्ट और दुनिया भर से डिफरेंट कंपनियों ने अपने यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं। इसमें कैमरा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेंस वगैरह और जो डिफरेंट गैजेट है जो फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उसमें नुमाइश में रखे हुए हैं। लाइटिंग के डिफरेंट चीज़ें हैं जो लेटेस्ट गैजेट हैं यूज़ होने वाले, वो रखे हुए हैं। इसके अलावा कैमरा की डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो इसमें आई हुई है। यहाँ पे डिफरेंट जो मीडिया हाउस हैं वो आए हुए हैं जो और अपने प्रोडक्ट को नुमाया कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट ड्रोन हैं जो फिल्म शूटिंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट जो एसेसरी है जो फिल्म प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, वो यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके अलावा एक दो डायरेक्टर पाकिस्तानी वो भी इधर आए हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदीया टेक्नोलॉजी के हवाले से अपनी दौड़ में आगे आगे है। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। डिफरेंट जगह पे हम भी गए, हमने वहाँ पे नहीं देखी। यहाँ पे हर चीज़ लेटेस्ट से लेटेस्ट है और हमें देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि सऊदीया में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जी, बहुत शुक्रिया था। नवान हमारे साथ मौजूद थे रियाद से और हमें इस फेस्टिवल के बारे में बता रहे थे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ये है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया की। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है उसके हवाले से हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान अगर दुनिया की टीमों से उसका मवाजना किया जाए तो शायद हम कहीं नहीं खड़े हैं। अब ये मामला क्या है, क्यों हम इस बुरे हाल तक पहुंच चुके हैं? हमारे सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारी जो मैनेजमेंट है वो किसी तरीके से एक जगह पर टिक नहीं पा रही है, और हमारी जो लूजिंग स्ट्रीक है वो बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो बड़ी टीमों के खिलाफ हो या छोटी टीमों के खिलाफ हो। इन तमाम मामलात पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और ये सीखने की भी कोशिश करेंगे कि दुनिया क्या कर रही है वो जो कि सही है, और हम क्या कर रहे हैं जो कि गलत है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कोच और साबिक चीफ सिलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया अपने शो पे बुलाने के लिए। अरुण साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जाहिर है जो क्रिकेट की हालत है उसके हवाले से हम सब के दिल का हाल तो एक ही जैसा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अभी मिकी आर्थर ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उसने 4-5 एरियाज आइडेंटिफाई किए, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन पहले मैं आपसे अगर ये पूछूं कि हम इतना निचले सतह पर, इतना हम पीछे क्यों हो गए हैं? आपके ख्याल में इस चीज़ की क्या वजह है? देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आपने भी जिक्र किया था कुछ देर पहले ही कि बाहर के ममालिक क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे जी। हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ 2000 से ही, अगर आप मैं 2024 से 2020 से ही लेके चलूँ तो आपके 4 से 5 चेयरमैन चेंज हुए हैं पीसीबी के। बिल्कुल। आपकी 4 से 5 सिलेक्शन कमेटीज चेंज हुई हैं। आपके 2 से 3 कैप्टन जो हैं वो चेंज हुए हैं। दुनिया भर में आप मुझे बताइए कि बटलर अगर मुसलसल सीरीज हारता भी रहा है तो वही कैप्टन चला जाता है बिल्कुल। और बाद में वो टीम कामयाब हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया एलन बॉर्डर को अगर कप्तानी देती है तो 8 से 10 साल तक वही करती है। ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीका का कैप्टन बनता है तो उसको 8 से 9 साल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि आईनी एक तकाजा है, उस तकाजे के तहत पेटर्न जो है वो हमारे चीफ हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन, 2 नॉमिनेशन उनकी तरफ से आती है, इसमें से एक चेयरमैन बनते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो ऑब्वियसली नया आने वाला जो है वो अपनी बोर्ड को भी चेंज कर देता है। पिछली दफा तो आप देखें कि एहसान मानी आए, रमीज राजा आए, जका अशरफ आए, नजम सेठी आए और अब ये आपकी प्रेजेंट मैनेजमेंट नकवी है, नकवी साहब की ये है। तो आप मुझे बताएं कि कहाँ से आपकी जो नीचे वाली सतह के ऊपर जो टीमें हैं वही अनसर्टन है।
आपके कैप्टन को नहीं पता कि उसने कैप्टन रहना कि नहीं रहना, आपके सेलेक्टर्स को नहीं पता कि उन्होंने सेलेक्टर्स रहना है नहीं रहना, तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि परफॉर्मेंस में भी तब्दीली आएगा? बिल्कुल ठीक। अब लेकिन ये मुद्दा जो है ये बहुत आसान सा मुद्दा है जिसको आप समझ सकते हैं कि कोई भी शख्स जो कि एक लेमैन हो, जो क्रिकेट देखता है या क्रिकेट के मामलात को ज़रा सा भी जानता है, तो ये चीज़ें पिन पॉइंट कर सकता है बहुत आसानी से। लेकिन वो लोग जो कि टॉप पर बैठे हुए हैं उन्हें ये बात क्या समझ में नहीं आती या वो समझना नहीं चाहते? नहीं, देखिए उसमें सिलसिला ये है ना, वो समझना इसलिए नहीं चाहते कि आप मुझे बताएं ना कि आपका जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है आपके सारे का सारा निजाम चेंज हो जाता है। तो उनको भी पता है कि जब तक गवर्नमेंट है तो मैं हूं ना। अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो वो एक्चुअली चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो चेयरमैन ही है ना। बिल्कुल। सो उनको भी ये पता होता है कि 2 से 3 साल में मैं क्या चेंजेस ले आऊं, और उसके बाद हमारे यहाँ तो 1 से 2 साल में भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो इसलिए वो निजाम एकदम से सारा तब्दील हो जाता है। तो जो नया आने वाला है ना, देखिए मैं अभी तक जो मैं आपको बताऊं कि जो भी चेयरमैन है जो आते हैं उनको पहले इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट के सेटअप की और स्ट्रक्चर की, जो वो नहीं करते। वो सिर्फ डिपेंड करते हैं अपने इर्द गिर्द में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी एडवाइजेस के ऊपर। अब जो लोग एडवाइस करने वाले हैं वो तो वहीं के एम्प्लॉय है ना। यस। वो तो अपनी सीट को बचाने के लिए उनको ऐसी एडवाइस करेंगे जिससे उनको ये तासुर मिले कि जी हमें पूरी तवज्जो पाकिस्तान टीम की तरफ देनी चाहिए। अगर ये टीम अच्छा करती रहेगी तो हमारी कुर्सी भी जो है वो सलामत रहेगी। हमारी कंटिन्यूटी सिर्फ एक चीज़ में नज़र आती है, वो है हार। कि अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें, होम टेस्ट मैचेस की बात करें, तो 2022 से हमने पाकिस्तान में 11 टेस्ट मैचेस खेले, उसमें से 7 हमने हारे, 4 ड्रॉ हुए, 1 टेस्ट भी हम जीतने में कामयाब नहीं हुए। सारी दुनिया में तो ये तरीक़ाकार होता है या ये मामला हमें नज़र आता है कि होम टेस्ट में टीमों को हराना बड़ा मुश्किल होता है। और लोग कहते हैं कि हम किसी के ग्राउंड में जाकर खेल रहे हैं तो उसको होम क्राउड का भी एडवांटेज है, होम ग्राउंड का भी एडवांटेज है, होम पिच का भी एडवांटेज है, तो उसको तो हराना नामुमकिन होगा। हम लोगों को दावत देते हैं कि आओ हमें हराओ और जीत कर जाओ, ये क्या? और फिर तख्ता विकटें हम ऐसी बना देते हैं, उसके बावजूद हम नहीं जीत पाते। तो चले, मैनेजमेंट तो एक तरफ, बट हमारी टीम को क्या हो गया है? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, उसके बाद से आप देखें कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है और हाफ वे थ्रू उनको मैसेजेस जा रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप के बाद कप्तान चेंज हो जाएगा। यस। यानी टॉप लेवल के ऊपर से ये न्यूज जा रही है। और आपका जो हेड ऑफ दी पीसीबी है वो ये कह रहा है कि ये टीम तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं की है, तो पिछले वालों ने सेलेक्ट करके चले गए। बिल्कुल। सो आई थिंक जब इस किस्म के सिग्नल्स टीम में जाएंगे, जब आप कप्तानों को जब आप छेड़ेंगे, तो जो कंफर्ट जोन, जो ड्रेसिंग रूम में स्टेबिलिटी बहुत इसलिए जरूरी होती है कि वहां पर लोगों को, खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि ये हमारा कैप्टन है और इसने रहना है 2 से 3 साल, या हम ये प्लेयर्स हैं, हमने टीम का पार्ट एंड पार्सल होना है। सो जब आप इस किस्म की चीजें ले आएंगे जिससे उनको थ्रेट महसूस होगी, तो आप मुझे बताएं कि उनका फोकस कहाँ जाएगा। बाबर आजम को शेटर कर दिया आपने बिकॉज ऑफ दिस लास्ट 3-4 ईयर्स, जिस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया, और वो आपने उसको ड्रॉप कर दिया, जो कि किसी भी बड़े प्लेयर के लिए बहुत बड़ा, इवन कोहली कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता। जहीर अब्बास न्यूजीलैंड जैसी वीक टीम के खिलाफ 5 इनिंग में फेल हुए, लेकिन उनको ड्रॉप तो नहीं किया। सो मेरे अपने नजदीक प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपको इस चीज को समझना चाहिए कि जो क्रिकेटर्स परफॉर्म करने वाले हैं उनको आपको पूरा रन देना है। अगर आपने वहां कप्तानों की दौड़ लगवा दी कि जी तुम कप्तान बनोगे, तुम बनोगे, तो वहां तो फोकस सारे के सारा फिर सेल्फ इंटरेस्ट पे रह जाता है ना, कि मैं कब कप्तान बनूंगा, मैं कब नहीं बनूंगा। मिकी आर्थर ने 5 चीजें आइडेंटिफाई की अपने ट्वीट में, मैं चाहूंगा वो ट्वीट भी जरा दिखा दें। वो पहली चीज जो कहते हैं वो कहते हैं कि जी प्लेयर्स जो हैं दे आर वेरी स्किल्ड एंड द राइट वंस। तो इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स के अंदर किसी किस्म का कोई फुकदान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज वो कहते हैं इनकंसिस्टेंसी अराउंड सिलेक्शन, एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, this plays a role in the team morale. Give the players structure and they will perform. उनको स्ट्रक्चर ही नहीं मिला तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे। तीसरी चीज, द वाइल्ड रेटरिक फ्रॉम मीडिया एंड मीडिया ड्रिवन एजेंडाज डू नॉट हेल्प। यस, पाकिस्तानी मीडिया का भी बहुत ज्यादा कसूर है, और पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह का सुलूक अपनी टीम के साथ कर रहा होता है, दिस इज नॉट ऑन। चौथी चीज, द प्रमोशन ऑफ प्लेयर्स बाय प्लेयर एजेंट्स और मीडिया मेक्स द प्लेयर समटाइम्स थिंग्स ही इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन ही इज इन रियलिटी, क्रिएटिंग अ फॉल्स व्यू। एजेंट्स और जो एडवर्टाइजिंग और ये सारे मामलात होते हैं, प्लेयर्स समझते हैं कि जी मैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ, हो सकता है वो ऐसा ना हो। और पांचवी चीज़, पाकिस्तान के लिए खेलना एक बेस्ट टाइम होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये कितने ज़्यादा प्रॉपर पिन पॉइंट किए हुए हैं मिकी आर्थर ने, हारून साहब?
देखिए, इसमें से तो 3 पॉइंट्स तो वो हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बहुत जी, सारी चीजें बता दी। बिल्कुल। 2 पॉइंट जो मुझे उसमें नजर आते हैं, इसमें वो मीडिया की क्रिटिसिज्म की वो बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रमोशनल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। आई थिंक मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा। देखें, मीडिया का तो काम है क्रिटिसाइज करना। क्या हम जब खेला करते थे तो क्या उसका क्रिटिसिज्म नहीं होता था? सही। देखिए, क्रिटिसिज्म तो रहेगा, प्लेयर्स का उससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि मीडिया में क्या कहा जा रहा है। मैं एज ए प्लेयर, मुझे अपना रोल निभाना है एज ए बैटर या एज ए बॉलर, अपनी टीम की कंट्रीब्यूशन इस तरीके से कि वो जीत का जामिन बने। बदकिस्मती से हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्योंकि जीत नहीं मिल रही, मुसलसल क्रिटिसिज्म आ रहा है। क्योंकि मिकी आर्थर ने खुद भी ये जो सफर किया होगा ना इन जी सारी हाँ। चीजों के ऊपर, जिसके ऊपर वो बात कर रहा है। देखें, जब पीछे नजम सेठी के दौर में मिकी आर्थर को जब एंगेज किया गया था, उस वक्त मैं चीफ सिलेक्टर था। हमने मिलके एक बड़ा 3 to 4 ईयर प्लान हमने बना लिया हुआ था, जिसमें हमको प्लेयर्स की कैटेगरीज का पता था, उनकी स्किल्स का पता था, और ये सारी चीजों करके हमने आगे लेके चलना था। बदकिस्मती से वो चीज नहीं चल सकी। तो इसलिए वो जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर की वो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इसलिए काम नहीं होगा कि हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर आपके कोचेस चेंज हो जाएंगे, आपकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाएगी, तो जो मर्जी आप प्लानिंग कर ले उसका तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल फिर सही। जहां तक प्रमोशनल एक्टिविटीज के ताल्लुक है, देखिए, प्लेयर्स अगर ऑब्वियसली अगर कोई उनको प्रमोशन में अपने लेना चाहता है, उससे उसकी क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है। वहां तो उसको अपना फोकस पूरा रखना चाहिए। अगर जो प्लेयर फोकस नहीं रख रहा अपने उस मेन जॉब के ऊपर, जो उसने करना है पाकिस्तान के लिए, डिलीवर करना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना एक बहुत बड़ी सादत है। ये हर एक को नहीं, आप करोड़ों में से वो एग्जैक्टली। 11 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और हम तो कोचिंग की जहां आपने बात की, हम तो ऐसे लोग हैं जो वर्चुअल कोच भी लेकर बैठे रहे हैं। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वर्चुअल कोच कैसे कोचिंग करता है। बहरहाल आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि हम कहते हैं कि जी बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया की देखो और उनसे सीखो। वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम कहाँ की देख सकते हैं और कहाँ से सीख सकते हैं? इंडिया हमने देखा बहुत आगे चला गया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह की तो खैर बात ही क्या की जाए, वो हमेशा से हमसे स्ट्रक्चर में आगे रहे। कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस हम कहाँ से उठा सकते हैं? देखिए देखिए, ये आपने बड़ी बहुत ही ये इतना वैलिड आपने ये क्वेश्चन किया है, और इसमें मेरे नजदीक यूँ नहीं, ये 15 से 20 मिनट के प्रोग्राम में हम उसको एलैबोरेट नहीं कर सकते। सही है। बहरहाल मैं आपको बड़ा इसको समराइज करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आपने जितने भी सिस्टम्स का जिक्र किया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका, आप ये देखेंगे उनके स्ट्रक्चर्स कितने कितने सालों से वैसे ही हैं जैसे वो चलते चले आए हैं। स्टेबल। उनके सिस्टम्स एस्टैब्लिश्ड हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 200 ईयर्स फॉर दैट मैटर। इंग्लैंड और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंडिया ने जब से उसमें अपनी को उसको किया है, प्रोफेशनल टीम बनी है, उसके बाद से देखें कि उन्होंने अपने आर्म्स, जब तक पीसीबीएस, जो जब आपने दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स का जिक्र किया, अपने आर्म्स को, जो कि एसोसिएशन की शेप में मौजूद है, जो कि डिपार्टमेंट्स की शेप में मौजूद है, उनको फाल नहीं करेगा, उनको इंडिपेंडेंट नहीं करेगा, उनको जिम्मेदारियां नहीं देगा, अगर सारा चीज पीसीबी क्रिकेट बोर्ड गद्दाफी स्टेडियम से पूरी क्रिकेट को 106 जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हैं उनकी क्रिकेट को रन करने की कोशिश करेगा, उनकी क्लब क्रिकेट को रन करने की कोशिश करेगा, उनकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को रन करने की कोशिश करेगा, तो रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। आपको एम्पावर करना पड़ेगा अपनी उन एसोसिएशंस को, वो कुछ काम करें अपने ओन पे, क्योंकि अपने प्लेयर्स को, अपने इलाके के प्लेयर्स को वो जानते हैं, ना कि जो पीसीबी का सिलेक्टर है एक दिन के लिए जाता है, उनकी टीम को सिलेक्ट करके वापस चला जाता है। सो इस तरीके से प्रॉब्लम दुनिया भर में जितनी भी स्टेट्स हैं, काउंटीज हैं, या इंडिया में भी जो भी प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं, उनके अपने अपनी सिलेक्शन कमेटीज हैं, उनके अपने अपने हेड कोचेज हैं, उनकी अपनी अपनी एकेडमीज हैं, वो सब अपने ओन पे रन करते हैं। बीसीसीआई कहीं दखल दखल नहीं उसका है इसमें। हमारे यहाँ हर चीज में दखल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। सो आई थिंक अब वो वक्त आ गया है, ये बहुत हो चुका। अब आपको एम्पावर करना पड़ेगा इन एसोसिएशंस को, आपको प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, चाहे उनके लिए आपको प्रोफेशनल सेटअप्स देने पड़े, आप उनको दें, उनके बजट बनाएं और पैसा उनके हवाले करें, ताकि वो अपनी क्रिकेट को खुद चलाएं और 2 साल के बाद उनसे रिजल्ट मांगे आप। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात की, बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट की तनज़्ज़ुली की। और बुनियादी मुद्दा जो हमारे सामने आया वो ये कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो नुकसानदेह होती है। हमेशा पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उससे फ़ायदा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को, इदारों को और ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल होगी
तो टीम की परफॉर्मेंस भी स्टेबल होगी। यही मुद्दा जो है वो हम शायद समझ नहीं पा रहे और इसी वजह से हमारी क्रिकेट का मयार दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। यह वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। अब बात करते हैं SCO समिट के हवाले से। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत बड़ी समिट शुरू हो रही है इस्लामाबाद में। ये समिट पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई है और पाकिस्तान का क्या टारगेट होना चाहिए, इस हवाले से हम इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अली सरवर नकवी साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सरवर नकवी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हाउ बिग इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान के ये जो इतनी बड़ी समिट है ये पाकिस्तान में होस्ट की जा रही है, और इसमें क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान अवेल कर सकता है। ठीक है, देखिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और बहुत अच्छी बात है, मगर कोई अचीवमेंट मैं इसको नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि ये एक रूटीन रोटेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मुल्क को होती है और उसमें हम भी पूरे उतरे हैं, तभी हमारे यहाँ ये सेशन हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये SCO बहुत अहम इदारा है, तंजीम है, क्योंकि इस खित्ते की दो बड़ी ताकतें चीन और रूस, दो बड़ी ताकतें चीन और रूस, उसके अलावा ईरान और पाकिस्तान और भारत, ये सारे ममालिक इसमें रुकन हैं और सबकी इसमें मेंबरशिप इस वक्त इफेक्टिव है। तो ये एक बहुत बड़े अहमियत का हामिल है। 40% दुनिया की GDP जो है इन ममालिक में पैदा होती है और ये आबादी के लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की बड़ी तंजीमों में से है। इट इज़ बिगर देन आसियान, it is bigger than European Union in terms of population and number of countries. So number of countries तो यूरोपियन यूनियन के ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान, ईरान, भारत, रूस, चीन और सारे वस्ती एशिया के ममालिक, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये बेलारूस, तो ये सारे ममालिक इसके मेंबर हैं। तो इन सबको हम होस्ट कर रहे हैं। 7 वज़ीर आज़म आ रहे हैं, एक मिनिस्टर इंडिया का आ रहा है और 2 और वफूद आने वाले हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, उनकी लीडरशिप उनको लीड कर रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं चूँकि 2 चीज़ें हैं जो आपने अपनी बात अपनी तमहीद में कही, मैं उनकी तरफ आना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये इदारा बहुत ज़्यादा GDP इन ममालिक का है, तो ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा इदारा है। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो कि इट इज़ लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो इसको अपने लिए एक थ्रेट के तौर पर भी देखता है कि जी चाइना और रशिया चूँकि यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं और एक साथ मौजूद हैं और इन ममालिक को जो कि इनके साथ शामिल हैं वो एक अलग ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थ्रेट जो है ये कितना ज़्यादा दुरुस्त है और इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? ये थ्रेट उनके जहन में है और वो इस तरह का थ्रेट हमेशा महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि चीन और रूस दोनों मुल्कों से उनको तशवीश रहती है, कुछ एक तरह से कमिटमेंट, वो कॉन्फ्रंटेशन भी है और उनके जो अस्करी और सियासी मकासद या जो उनके पॉलिसीज हैं उसके बारे में भी अमेरिका और मगरबी यूरोप वो खुश नहीं है। लेकिन ये है कि हम किसी का साइड नहीं लेते हैं और हमारे खित्ते की जो तंजीम है वो हमारे लिए अहमियत रखती है, चाहे अमेरिका और मगरबी दुनिया उसके मुतालिक जो भी सोच रख रहे हों। हमें तो बल्कि इस चीज़ का प्रचार करना चाहिए
कि ये तंजीम ऐसी है जो कि इस खित्ते के लिए बहुत अहम है, और इसमें जो कलेक्टिव एक्शन जो एक इश्तराक के साथ हमारा जो इन मौज़ूओं पे पॉलिसी बन सकती है, तरतीब दी जा सकती है, वो आगे चल के इस खित्ते के लिए बहुत कारआमद और मुफीद साबित होगी। बिल्कुल ठीक। और दूसरी चीज़ तो जो आपने भारत की बात की थी कि 7 वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, लेकिन भारत से मोदी की जगह जयशंकर आ रहे हैं। तो अब 2016 से हम देखते हैं कि किसी भी सार्क मीटिंग में जो कि पाकिस्तान में हुई, भारत ने उसमें अपनी अटेंडेंस शो नहीं की। इस मर्तबा ऐसी क्या तब्दीली आई है कि भारत ने जयशंकर को यहाँ पर भेजने के हवाले से फैसला किया? और ये भारत की जो अब की हुकूमत अब जो आई है, उनके इलेक्शंस के बाद जो जून में हुए थे, तो उसमें अब मोदी की वो अक्सरियत नहीं है जो पहले थी, और अब उनके 2 कोलिशन पार्टनर्स हैं। एक चंद्रशेखर बाबू, और दूसरे वो नायडू। तो ये दोनों जो हैं ये शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट में, इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं। तो ये अब वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले थी। इसलिए अब उनको एहसास हो रहा है कि खित्ते के ममालिक से भी उनको बना के रखना चाहिए, और उसी सिलसिले में जयशंकर भी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जयशंकर का जो अपना रवैया है, वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है, बिल्कुल। और हमें इससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जयशंकर आएँगे तो कुछ हमारे भारत से ताल्लुकात इस्तवार होंगे। भारत का बहुत नेगेटिव अप्रोच है, और वो पाकिस्तान को उसके बारे में बड़ी तशवीश है। अच्छा, अब अगर हम लास्ट टाइम देखें तो गोवा गए थे जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और वहाँ पर उन्होंने जो है वो एससीओ की मीटिंग अटेंड की थी। तो उस वक्त उनके बारे में क्या बातें की गई थी वो भी हम सबको याद है। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि जी ही इज़ अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द टेरर इंडस्ट्री। ये हमारे वजीर खारजा के बारे में उस वक्त कहा गया था। तो अब इस तरह की बातें जब ऐसे बड़े फोरम्स पर होती हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या एटीट्यूड और क्या रवैया होना चाहिए, और हम किस तरीके से इस बात को भी दुनिया के सामने ला सकते हैं कि जो टेररिज्म है उसका एक बड़ा सोर्स भारत भी है? बिल्कुल, बिल्कुल, हमें लाना चाहिए, और हमें जो हमारी जो तकरीर होगी हमारे वज़ीर-ए-आज़म की, उसमें इस बात पे ज़ोर देना चाहिए कि भारत की तरफ से जो दहशतगर्दी हो रही है, वो उसका दुनिया उसको अपने अपने गौर पे लाए, और उसका टू ब्रिंग इट इनटू इट्स ओन कंसिडरेशन कि ये क्या सही है या गलत है। दूसरे, गोवा तो गोवा था, और गोवा के वक्त जो है भारत हमें आइसोलेट करने के चक्कर में था, जी हाँ। लेकिन वो नहीं हुआ उससे, और हम एससीओ के मेंबर हुए, जो कि भारत के मुताबिक तो ये आइसोलेशन होनी चाहिए थी, हमें कट ऑफ कर देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो अब वो रवैया उनका नहीं होगा कि ये टेरर इंडस्ट्री चला रहे हैं। ये ऐसी बात अगर पाकिस्तान के सरजमीन पे जयशंकर ने कही, तो जयशंकर के लिए बहुत बुरा होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये बात ऐसी होगी, और इससे लग रहा है कि भारत जो है, इट हैज़ कम डाउन ए नॉच और 2 जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक आध डिग्री वो नीचे आ गया है अपने सोच में। तो वो पाकिस्तान उसको वेलकम करता है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, बहुत से मसाइल हैं, और जब तक ये मुज़ाकरात नहीं होते हैं, तो हमारे मसले हल नहीं होंगे। और फाइनली ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान अब इस पूरी सिचुएशन में, जो ये कॉन्फ्रेंस, ये जो समिट हो रही है, इसमें पाकिस्तान अपने लिए इन तमाम ममालिक के साथ बैठकर क्या बेनिफिट्स ले सकता है? ज़ाहिर है इक़्तिसादी ताउन एक अलग चीज़ है, लेकिन चूँकि बहुत सारे सरबराहान यहाँ पर आते हैं, तो व्हाट शुड बी द टारगेट इन आवर गवर्नमेंट्स माइंड? देखिए, ऐसी मीटिंग्स में सबसे बड़ा टारगेट जो होता है, जो हदफ होता है, वो है खैर-सगाली, गुडविल। वी हैव टू क्रिएट गुडविल विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स। रशिया और चाइना के साथ भी हमें रिन्यू करना चाहिए गुडविल, और जो और बेलारूस है, या इस तरह के ईरान है, उनसे गुडविल हमें और हासिल करनी चाहिए।
एक तो ये, दूसरे बाहमी सतह पे हमें ताउन चाहिए। बहुत से शोबों में हम उनके साथ ताउन कर सकते हैं। और तीसरे जो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, दहशतगर्दी है और सेपरेटिज्म है और वो है जो तीसरा उनका वो एक्सट्रीमिज्म, जी, इन चीजों पे हमें उनके साथ ताउन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर डिप्लोमेट, फॉर्मर एम्बेसडर, और बात हो रही थी SCO समिट के हवाले से। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने इतने बड़े फोरम पर, जो कि पाकिस्तान में ही मुनक्किद हो रहा है, इस फोरम में पाकिस्तान अपना मुद्दा दुनिया के सामने रखे और बताए कि पाकिस्तान का टेररिज्म से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान के पड़ोस में ऐसे कुछ ममालिक मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में टेररिज्म को हवा देते हैं। फिर उसके अलावा इक्तिसादी मामला, जाहिर है इस फोरम का मकसद तो नहीं, लेकिन इक्तिसादी मामलात के लिए जो एक जज्बा खैर सगाली और जो एक टू वे रिलेशनशिप मुख्तलिफ ममालिक के साथ बनाना होता है, उसके लिए ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करता है। हमारी दुआ तो यही है कि ये समिट जो है वो पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में एक बड़े मकाम का बायस बने। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।